हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे, तुम्हारे सामने लिखा है पेयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब क्लासेस सुभद्रा क्लासेस में। तो पढ़ते हैं। देखिए, ये क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में जानकारी लेंगे, और तुम्हारे सिलेबस जो पहले से कुछ चेंज हुआ है, तो जो सिलेबस इस समय प्रेजेंट टाइम में है उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलो हम देखते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये सारी बातें मैंने पहले से ही लिख ली है, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है तो मैंने पहले से ही लिख ली है, जिससे कि अपने टाइम की थोड़ी बचत हो जाए। तो पहले कुछ चीज़ें बेसिक समझते हैं, फिर इसके बाद में जो लिखा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि चर क्या होता है। हम बात करते हैं चर की, यानी कि वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में बात करेंगे। और रैखिक मतलब क्या होता है, रैखिक, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि लीनियर। और इसके बाद होता है समीकरण। ये समीकरण क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। इक्वेशन, इसे बोलते हैं, हम इक्वेशन बोल देते हैं, शॉर्टकट में इक्यू से लिखते हैं। और ये होता है लीनियर, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। ये वेरिएबल तुम्हारा, ठीक। तो ये तीन चीजें इसमें। युग्म क्या होता है वो भी देखेंगे। पेयर जिसे बोलते हैं युग्म, यानी कि जोड़ा, ठीक। ये पेयर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। चर, रैखिक समीकरण और युग्म, ये चीजें दी गई। और दो यानी टू का मतलब आप लोग समझते हो। देखो, चर का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू बदलती रहे, अभी कुछ और है थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाए, वो चर होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे ये जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 डॉट, इनकी वैल्यू फिक्स है, ये कहीं भी आए, ये चीजें कहीं भी आए, 1 अगर है तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है, यथार्थ सत्य है। 1 की 1 रहेगी। 2 अगर कहीं लिखा तो तुम तुरंत बोलोगे 2, 3 लिखा तुरंत बोलोगे 3, ठीक। लेकिन अगर ऐसे लिखा x y z या का खा गा एक्सेट्रा, तो देखो अगर अल्फाबेटिकल चीजें देखी जाए तो अगर ये चीजें हैं तो अगर तुम कहोगे क्या बोले x है, ठीक। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर हम गणितीय चीजों में देखें, क्योंकि हम गणित पढ़ रहे हैं, तो गणितीय चीजों में अगर देखें तो ये नंबर क्या है, ये अल्फाबेटिकल नहीं है, ये तुम्हारे गणितीय रूप होते हैं। 1 2 3 ये मैथ में ही आते हैं, ठीक। काउंटिंग नंबर होते हैं। एक्स वाई जेड ये तुम्हारे अल्फाबेटिकल चीजें होती है, यानी कि अल्फाबेट है तुम्हारे, का खा गा। अगर इनको गणितीय रूप में हम लाए तो यक्स की वैल्यू किसी समीकरण में दूसरी होगी, कहीं दूसरी होगी, यानी कभी यक्स की वैल्यू 1 भी आएगी, कभी 2 आएगी, कभी 10 आएगी, कभी 20 आएगी, कभी -1 आएगी, ऐसी चीज। यानी कि यक्स की वैल्यू गणितीय रूप में फिक्स नहीं है, ना यक्स की, ना वाई की, ना जेड की, कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर लेने, ठीक। तो ये वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चर का मतलब जो चलता रहे, बदलता रहे। वेरी मतलब बदलता रहे, वेरी करता रहे, उसे वेरिएबल बोलते हैं। कि कहीं कुछ मान हो, कोई समीकरण में कुछ मान होगा, किसी दूसरे समीकरण में कुछ मान होगा, ठीक। तो वो बोलते हैं चर। तो इतनी बात समझ में, यानी कि जिनकी वैल्यू बदलती रहे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल या चर। रैखिक, रैखिक का मतलब ये होता है कि ये हम घात जो पावर होती है, जैसे कि यक्स, इसकी पावर कितनी 1, ठीक। ऐसे ही एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी 2, एक्स की पावर 3, इसकी पावर कितनी 3। तो जो ये होती एक्स की पावर, यानी कि कोई भी वेरिएबल अगर तुम्हें दिया गया अगर उसकी पावर 1 है तो वो रैखिक कहलाएगा। उसकी पावर कितनी 1, तो रैखिक है। अगर 2 हो गई पावर तो द्विघात बोलते हो उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, नहीं, ठीक। अगर ऐसे 3 है तो त्रिघात बोलते हैं, ठीक। तो ये होती चीज। तो जब अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 है तो वो, या किसी घात, जो कोई भी समीकरण दिया जाता है उसमें जो एक्स वाई की वैल्यू जो होती है उसकी अगर पावर 1 है, कोई वेरिएबल अगर है उसकी पावर 1 है तो वो रैखिक कहलाएगा। समीकरण क्या होता है कि कोई अगर व्यंजक है, ये चीजें समझ में, ये चीज बेसिक चीजें हैं, इनको समझना जरूरी होता है। अब समीकरण की बात आती है, तो समीकरण का मतलब ये होता है जैसे कि हमने ले लिया 5x, ठीक। अब ये एक व्यंजक है, अब ये समीकरण नहीं है।
और इसी को हम किसी के बराबर कर दें, सपोज दैट 2, तो ये समीकरण हो गया। जब किसी एक वैल्यू को या किसी एक व्यंजक को जब हम किसी के बराबर दिखाते हैं तो वो समीकरण कहलाता है। जैसे कि ऐसे समझो 5x + 3y, अभी ये क्या है, अभी इसको हम बोलेंगे व्यंजक, ये भी क्या है, व्यंजक है। और इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं 5x + 3y = 0, कुछ भी इक्वल का साइन आ गया, अब ये तुम्हारा समीकरण हो गया। तो इसको क्या बोलोगे, समीकरण। तो ये चीजें समीकरण हो गई। जब तक ये किसी के बराबर नहीं है तब तक ये व्यंजक है, और अगर ये किसी के बराबर हो गया तो ये समीकरण कहलाता है। अब युग्म की बात क्या होती है, पेयर का मतलब दो, जोड़े में पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़े से, जोड़े। जैसे कि कोई दो जोड़े ले लें, जैसे जूते हुए, हमेशा जोड़े में ही आते हैं, जूते हुए, मोजे हुए, हाथों के दस्ताने हुए, जोड़े में आते हैं तो वो जोड़ा होता है, ठीक। युग्म का मतलब जोड़े से, यानी दो चीजें, युग्म मतलब दो चीजें, जो भी चीजें हैं दो हैं तो वो युग्म कहलाती है। तो इतनी बात समझ में आए कि चर क्या होता है, जिसकी वैल्यू बदलती रहे, वेरिएबल चर चलती रहे। रैखिक ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो रैखिक कहलाता है। समीकरण जब किसी व्यंजक को किसी के बराबर दिखा दिया जाए तो वो समीकरण हो जाता है। ऐसे युग्म मतलब जोड़े से। चलो ये चीजें आ गई। अब हम बात करते हैं समीकरण के बारे में। क्योंकि हम समीकरण पढ़ेंगे तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तुम लोग वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कर लो, ठीक। देखो समीकरण में क्या होता है, अगर हम देखें जैसे ये लिखा 5x + 3y = 10 ले लिया, ये क्या है, ये समीकरण है। अब चीजें देखो, हमें यही चीजें पढ़नी है। उसने क्या बोला, दो चर, तो दो चर हो गए। चर कितने, अब देखो यहाँ पर चर कौन कौन से हैं, x एंड y। अब ये दो हैं, एक ये और एक ये। दो कैसे भाई, यहाँ पर x यहाँ पर y, दोनों अलग अलग है। अगर ऐसे लिखा होता 5x + 3x = 10, तो ये दो चर का नहीं, ये एक ही चर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चर है वो हमेशा x ही है। तो जो ये लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 3 8, यानी कि 8x = 10। तो ये एक चर वाला हुआ, ये दो चर वाला, क्योंकि यहाँ पर दोनों चर अलग अलग हैं, ठीक, इसलिए इसको दो चर वाला बोलेंगे। इतनी बात समझ में। तो यहाँ पर चर कौन कौन से हैं, एक x हो गया, एक y हो गया। तुम बोलोगे सर ये तुम क्या बता रहे हो, थोड़े सब्र करो, सारी चीजें आएंगी, थोड़ा पेशेंस रखो। लेकिन ये चीजें बेसिक होती, तुम्हें पता होना चाहिए। समीकरण आ जाए तुम तो हल कर लो, अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया कि समीकरण क्या होता है तो नहीं बता पाओगे। तो ये है 10 मिनट की बातें, अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये समीकरण होता है। अब बात होती है, दो चर तो तुम्हें समझ में आ गए, ये यानी कि हम इसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक। लेकिन इसके आगे लिखा है रैखिक, तो देखो रैखिक है, x की पावर कितनी 1, y की पावर कितनी 1, यानी कि ये रैखिक है, लीनियर है, ठीक। चलो ये बात समझ में आई। अब आता है युग्म, लेकिन यहाँ तो एक ही है, ये समीकरण तो एक है, दूसरा कहाँ। यानी कि आज हम जब जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो बातें करेंगे वो दो समीकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो अभी एक यह है और दूसरा कहाँ, दूसरा ये रहा, देखो मैंने ले लिया 3x - 2y = 5, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक। तो ये पहला था, ये दूसरा होगा। चलो ये समीकरण है, इतना तो समझ गए, ये पहला हो गया, ठीक। तो समीकरण कैसे लिखे जाते हैं कि व्यंजक को जब किसी के बराबर दिखा देते तो वो समीकरण हो जाते हैं। अब हमें 2 वेरिएबल वाली पढ़नी थी तो 2 वेरिएबल हो गए, यानी कि चर कितने, दो। कौन कौन से हैं, एक x है, दूसरा y है। चलो ये भी समस्या का समाधान हो गया। लीनियर यानी रैखिक, पावर कितनी 1 1, वो भी हो गया। युग्म एक ये, यानी कि इनके बारे में हम बात करेंगे। और इनके बारे में क्या बात करेंगे, इसमें चीजें अननोन कौन सी है, 5 की वैल्यू 5 होती है, 3 की 3, 10 की 10 ये होती है। हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे x और y के बारे में। ये दो ही चीजें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है, वेरिएबल यही है, इन्हीं के मान बदलते रहेंगे। तो इस चैप्टर में बस तुम्हें x और y की वैल्यू ही निकालनी है, इन्हीं के बारे में देखेंगे कि ये किस तरह का समीकरण है, ये किस तरह का समीकरण, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। तो अब तुम्हें समझ में आया कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ये किस तरह का समीकरण, ये किस तरह का समीकरण, इसके कितने हल होंगे, ये हल क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये चीजें हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जिसको वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि
5 और 3 की वैल्यू बदलेगी यहाँ पर इसकी, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक, 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक, ये b1 है तो आना। इसी तरह से अब a1 हो चुका तो a2 ले लें, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, ये है इसका मानक रूप होता है। ठीक, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसी फॉर्म में होंगे। इस फॉर्म का मतलब ये होगा, इस रूप का मतलब ये होगा कि x और y तो सेम रहेंगे, लेकिन c a और b, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन्हीं की वैल्यू बदलती रहेगी और इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। जब भी हम इस चीज की तुलना करेंगे तो हमेशा हम बराबर के इस तरफ, यानी कि बराबर के बाद 0 ही रख के करेंगे। जब भी कंपैरिजन करेंगे ये चीजें जब आएंगी, अभी समझ जाओगे कि ये चीजें क्या है क्या नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक, वीडियो को बराबर देखते रहो, सारी चीजें समझ में आएंगी। चलो, ये चीजें समझ में आई तो तुम्हें ये भी समझ में आई। इसे ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि समीकरण तुम्हें इस फॉर्म में बना के रखना है। इनकी सबकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं तो वो हम साइन लेके चलेंगे। इस ये फॉर्म क्यों बताया अभी समझोगे, जब आगे क्वेश्चन लगाएंगे, जब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो ये चीजें तुम्हें समझ में आएंगी, इसका यूज क्या होगा क्या नहीं होगा। तो तुम्हें समझ में ध्यान आया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ये दो समीकरण है। दो क्यों नहीं, क्योंकि हम रैखिक युग्म की बात कर रहे हैं। ठीक, रैखिक पावर एक एक लगी। चलो, तो अब इसके आगे देखते हैं। अब बात ये होती इसके हल के बारे में देखेंगे, हल क्या होता है। हम पूछेंगे ना हल, या जो इसका सॉल्यूशन होता है, इसके क्या सॉल्यूशन होते हैं, ये हल क्या होता है, सॉल्यूशन ये क्या है, ये कौन सी बला है, इस बला के बारे में भी देखेंगे क्या है क्या नहीं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, रट्टू तोता बनने से अच्छा चीजें समझ ही चलते। देखो, हल या सॉल्यूशन, जैसे तुमसे कह दिया जाए 5x प्लस 3y इक्वल टू 0 के कितने हल हैं, के कितने हल हैं, तो हम इस हल की बात करेंगे। ठीक, हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, इसके कितने हल हैं। तो ये जो हल है वो इस हल की बात हो रही है। ठीक, चलो, तुम्हें अभी तक तुम्हें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी तो उसमें एक चीज तो तुम समझ चुके होंगे कि अगर ये कार्टेशियन सिस्टम है, ये कार्टेशियन सिस्टम है, तो ये x होता है, चीजें समझना थोड़ा, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। चीजें तुम्हें ये पता है कि ये चीजें ये निगेटिव होती है, सॉरी ये वैल्यू पॉजिटिव होती है x का, यहाँ से ये अगर 0 मान ले, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव होता है। तो ये चीज है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से, यानी कि इसमें पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव लाइन से बाउंडेड है तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव पॉजिटिव से बाउंडेड, तो निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू इसमें आएगी, किसकी क्या है वो समझ में आ गई। चलो, अब ये लाइन के हल का मतलब क्या होता है, ये लाइन क्या है, ये जो समीकरण है ये गणितीय रूप में इसको अगर ग्राफ के मेथड से इसको शो करें तो कैसे दिखाया जाए, ये हल क्या है। हल के लिए हमें इस चीज पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। चलो, अगर यहाँ पर हम वैल्यू x बराबर 1 ले लें, सपोज दैट, तो जब एक समीकरण होता है तो उसके बहुत सारे हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। एक ही समीकरण है, यहाँ पर एक समीकरण है, इसके अनंत हल होंगे। कोई भी समीकरण होगा अगर वो सिंगल है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक समीकरण है, तो उसके बहुत सारे हल होंगे। बहुत सारे हल का मतलब क्या, वो चीजें अभी समझेंगे। यहाँ पर देखो, अगर सपोज दैट, अब देखो एक समीकरण है, वेरिएबल दो है यहाँ पर, x और y है। मैंने तो बताया था कि अगर समीकरण को प्रॉपर मेथड से हल करना है, एग्जैक्ट वैल्यूज की निकालनी है, अगर दो समीकरण, अगर दो वेरिएबल है तो हमें उसको दो समीकरण चाहिए। लेकिन अगर दो वेरिएबल है, एक समीकरण है, तो हमें एक चीज अपनी तरफ से माननी ही पड़ेगी, उसका कोई दूसरा हल नहीं है। एक अपनी तरफ से मानेंगे, उस वैल्यू को पुट आउट करके दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलो, अगर यहाँ पर x बराबर 1 ले लिया तो हम यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 1 प्लस 3y बराबर 0। तो 3y बराबर कितना होगा, ये उधर जाएगा यानी माइनस का 5 आएगा, तो y बराबर कितना होगा, माइनस का 5/3 ये आएगा। तो x बराबर, अगर x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी,
1,5/3 यही तो हो गया। इसी तरह से हम x बराबर 2 रख लें, x बराबर 3 रख लें। अगर x बराबर 2 रखें, सपोज दैट x बराबर 2 रख लिए, अगर मैं x बराबर 2 रखा तो यहाँ 2 रखोगे ये 10 हो जाएगा। जब उधर जाएगा ये x बराबर हम रख लें कितनी 3 रख लेते हैं, तो वैल्यू 2 भी रख सकते हो, जो चाहो वो रख लो, 0 रखना चाहो 0 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जितनी तुम्हें जो मन में है वो रख लो। हम इसलिए ऐसा वैल्यू ले रहे हैं जिससे हमें वैल्यू 1 2 3 यानी कि इंटीजर पूर्णांक रूप में मिल जाए। तो अगर हम यहाँ 3 रखेंगे, ठीक, x बराबर 3 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3y बराबर -15। यहाँ 3 रखेंगे तो 5 15, तो y बराबर -5 ये, यानी कि x, y एक यहाँ से कितना आ गया 3, -5 ऐसे चीजें आएंगी। ठीक, अगर x बराबर हमने 0 ले लिया, सपोज दैट x बराबर 0 ले लिया, तो y बराबर कितना है, y बराबर भी 0 है, ये 0 है तो y बराबर भी 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ से x y की और फॉर्म कौन हो गए 0,0। अब जरा देखो इन चीजों को, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ दिखाएं, सपोज दैट अगर ऐसे दिखाने, तो ये पहला अगर इसको a मान ले, ठीक है, इसको हमने b पॉइंट मान लिया और इसको c पॉइंट मान लिया, तो अगर हम a को रखें तो a पॉइंट ये आएगा। यहाँ पर x y 0 होते हैं ना, 0 होते हैं, यानी ये a पॉइंट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 3,5, तो 3 इधर चलेगा ना, 1 2 3, अब 5 माइनस का तो नीचे चलेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ कहीं आएगा, ये b पॉइंट था तुम्हारा। इसी तरह से c ले लो, ये वाला, तो 1 और -5 3, और -5 3 का मतलब हो गया कि 1 से ज्यादा, तो 1 यहाँ आएगा, x की वैल्यू यहाँ पर आएगी, और ये 1 से ज्यादा यानी कि यहाँ कहीं, इसके सामने कहीं यहाँ कहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी ये, अगर ये c पॉइंट ले तो देखो ये एक लाइन बन जाएगी ऐसे, चलिए। यानी कि अभी जो चीज ये लिखी है, ये लिखी है, इस चीज को अगर हम ग्राफ में दिखाएं तो ये चीज यही है। यानी कि अगर ये पावर 1 है, जो भी वेरिएबल दिए गए, एक चीज हमें यहाँ से और सीखने को मिली कि अगर कोई भी वेरिएबल उनकी पावर 1 है तो वो हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो एक लाइन का समीकरण होता है। कितनी बात समझ में? यहाँ x की पावर कितनी 1, y की पावर कितनी 1, और भी चीजें यहाँ होती हैं, तो वो हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि देखो तुम्हें समझ में, यानी कि ये जो समीकरण दिया गया वो इस लाइन का। अब हल की बात क्या होती है, हल का मतलब ये होता है कि अगर ये लाइन सपोज दैट इनफाइनाइट तक चली जाएगी, ऐसे सीधी लाइन, कैसी लाइन, सीधी लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे चली जाएगी, तो हल का मतलब ये होता है कि अगर x y के वो मान जो इस लाइन पर हम स्थित रहे, कहीं भी हो लेकिन हो इसी लाइन पे, वो उस समीकरण के हल होते हैं। यानी कि x और y के वो मान जिससे कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, x और y के हम मान रखें और दोनों पक्ष यानी कि LHS और RHS बराबर हो जाएं, जिन वैल्यू को रखने से x और y के ऐसे मान जिनको इस समीकरण में रखने से ये पक्ष इस पक्ष के बराबर हो जाए, तो वो x और y के जो मान होते हैं वो उस समीकरण के हल कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? या अगर ग्राफ में देखें तो वो मान इसी लाइन पे होने चाहिए, यानी कि इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, यानी कि इस समीकरण की जो बनने वाली लाइन होगी उस पे स्थित होने चाहिए। तो चाहे जैसे समझ लो, चाहे ये मान लो कि x y की वो मान, चूंकि x y क्यों, चूंकि यहाँ पर x और y ही दिए गए, तो x y के ऐसे मान जिनको रखने पर LHS और RHS बराबर आ जाए, ये वैल्यू इसमें रखो, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, तो ऐसे मान x y को जो होंगे वो उस समीकरण के हल होंगे। चलो, तो ये तो हो गई एक समीकरण की, लेकिन हम पढ़ेंगे दो समीकरण, तो हल क्या होता है वो समझ में। अगर दो समीकरण तो ऐसा एक पॉइंट जो उन दोनों लाइन पे स्थित हो, यानी x और y के ऐसे मान जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करें, यानी कि LHS और RHS बराबर आ जाए, तो वो मान उन दोनों समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक, चलो, तो हल का मतलब तो तुम समझ गए होगे कि किसी समीकरण का जो सोल्यूशन या हल होता है, तो उसमें जो वेरिएबल होते हैं उनके ऐसे मान जो उस समीकरण में रखने पर उसका दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाए, तो वो x और y के मान उस समीकरण के हल कहलाते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। चलो, अब बात होती है दो समीकरण की। तो तुम्हें पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है समीकरण, कभी बता चुके हैं। समीकरण के हल करने की विधियां क्या क्या होती है, एक बीजगणितीय विधि और एक ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि जो तुम्हें अभी बताई, x और y के मान निकालने के बाद हम उसको ग्राफ पेपर पे शो करते हैं, आप लोगों को आता होगा, नहीं आता तो इसको लास्ट में बताएंगे। इसके बाद बीजगणितीय विधियां
3 विधियां होती हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 2 विधियां हैं। पहले 3 हुआ करती थी, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में 2 विधियां हैं तुम्हारे। तो हम उन 2 विधियों की बात करें। कौन? एक प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूट मेथड, दूसरा विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। हाँ, और दूसरी विधि होती ग्राफी विधि। ये बीजगणितीय विधियों में 2 विधियां हैं, ग्राफी विधि एक ही होती, वो चीजें समझनी है। ठीक, अब ये बला क्या है, थोड़ा इस बला के बारे में समझिए। देखो, तो ये चीजें समझना है, इसको हम रफ करते हैं। ठीक, ये चीज क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, ये जो साइन होता है इसका मतलब ये होता है कि ये पक्ष, अगर यहाँ पर a लिखा है, ये b लिखा है, इसका मतलब होता है कि a b के बराबर नहीं है। बराबर का साइन ये होता है, इसको अगर काट दें तो इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। ठीक, तो इसको करते हैं इज नॉट इक्वल टू। ठीक, तो यहाँ से क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हम a1 a2 का रेशियो निकालेंगे, b1 b2 निकालेंगे, और दोनों बराबर नहीं है तो यहीं से समाप्त कर देंगे, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर है तो फिर हम c1/c2 भी निकालेंगे। अगर वो c1/c2 बराबर तो ये चीज आएगी, अगर बराबर नहीं तो ये चीज। अगर ये चीज है कि यहाँ से हम समीकरण को देख के ही बता सकते हैं कि उसके कितने हल होंगे, कितने हल नहीं होंगे। ठीक, तो वही चीजें हमें दिखाई जा रही है यहाँ पर। इन चीजों के बारे में थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। अगर जैसे कि ये समीकरण दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें लिखा है कि a1/a2, ये जो x के कोफिशिएंट होते हैं उसको a1 और a2 लिखते हैं। ठीक, ऐसे y के जो कोफिशिएंट यानी कि y के जो गुणांक होते हैं उसको लिखते हैं b1/b2। इसी तरह से c1/c2 यानी कि x और y के जो गुणांक नहीं, जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है c1/c2। इतनी चीजें समझ में आई। इसका रेशियो निकालेंगे और ये चीज देखेंगे। अगर ऐसी चीज आ रही है तो इसका मतलब होता है एक हल, सिर्फ एक हल, यानी कि अद्वितीय हल बोलते हैं इसको, या यूनिक हल। ठीक, या यूनिक सॉल्यूशन। ये संगत हल होते हैं, इसी को संगत बोल देते हैं। ठीक, क्या संगत हल। ठीक, यहां पर क्या मतलब है, इसका मतलब होता है बहुत से हल, इसका मतलब होता है अनंत हल। अनंत हल यानी कि इनफाइनाइट, बहुत हल, तुम जितना सोच नहीं सकते हो, गिनती करते चले जाओ इतने हल की 2 समीकरण ऐसे तो पूरे विश्व में उनके हल को फैला सकते हो। पूरे विश्व में कहीं भी जगह खाली ना बचे, इतने सारे हल तुम काउंट नहीं कर सकते ना। बहुत सारे, जितने हल निकालना चाहो 2 निकालो, 4 6 8 10 15, मतलब एक से ज्यादा हल हो जाते हैं। इनफाइनाइट हल एक तरह से समझ सकते हैं, वो ये चीज होती है। अगर ये रिलेशन बन रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये चीज आती है। ठीक, यहां पर देखो, इसका मतलब होता है एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं। ये होते हैं अनंत हल यानी कि आश्रित संगत हल। आश्रित क्योंकि x y एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। x का मान बदलने से y का मान अपने आप बदल जाएगा। भाई एक से ज्यादा अगर हल है, अगर एक ही हल है तो x और y के सिर्फ एक मान होंगे। x का y अगर एक है तो y का मान अगर 2 है तो फिर उस समय का एक ही हल होगा, यानी x और y के मान एक का मान 2 ही होंगे, दूसरा कोई हल नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, इसमें क्या होता है कि x बहुत सारे हल कब होंगे, अनंत हल कब, यानी कि बहुत सारे हल कब होंगे, अगर एक का हल बदलेगा तो उसके हिसाब से दूसरे का भी हल बदलेगा। x का मान बदला तो y का मान बदल जाएगा, फिर x का मान y, तो इसलिए इसको बोलते हैं आश्रित, यानी x और y एक दूसरे पे आश्रित है, यानी एक का मान बदलने से दूसरे का मान ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ठीक, लेकिन संगत हल यानी कि वो हल है, आश्रित संगत हल यानी कि हल है तो संगत। इसका मतलब क्या होता है, एक भी हल नहीं, यानी कि समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं, रेखाएं क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर संपाती रेखाएं होंगी। ये चीज मैंने क्यों कहा, रेखाएं क्यों कहा, अरे भाई रेखाएं इसलिए कहा कि अभी हमने एक समीकरण लिखा था तो एक लाइन ड्रॉ की थी। ठीक, यानी कि उससे एक ये जो समीकरण लिखा है ये एक लाइन, एक रेखा का समीकरण है। तो अगर इनसे बनने वाली कोई ये समीकरण है तो इनसे एक रेखा बनेगी। अगर उसको ग्राफ से हम हल करें तो एक रेखा बनेगी, तो वही चीज रेखा है। यानी कि उनके अगर हल निकालेंगे तो
अगर ये चीज है तो इसका मतलब होता है कि रेखाएं ऐसे जाएंगी, ये पॉइंट सिर्फ कॉमन है, ए पॉइंट। तो देखो ये ए पॉइंट इस रेखा पर, इस रेखा पर, सपोज दैट ऐसे देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक हल या अद्वितीय हल, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, यह यूनिक हल होता है। इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ एक हल या यूनिक हल। यूनिक हल यानी कि एक हल। समीकरण कौन सा ले लें, अगर ये समीकरण है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, इसको अगर हम ले लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये समीकरण ऐसी होगी। दूसरी लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, इसको मान लें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो जो ये पॉइंट होगा, देखो दोनों ये ए ले लें, तो जो ए पॉइंट है इसके जो भी एक्स और वाई के जो भी मान होंगे, एक दो जो भी मान होंगे, तो देखो एक ए ही एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है। दोनों पर सिर्फ ए ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दोनों पर है, बाकी इस पे अलग पॉइंट है, इस पे अलग पॉइंट है। तो दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो रेखाएं सिर्फ एक हल रखती हैं। ये बात समझ आई। अब देखो दूसरी बात समझो, इसकी बात समझो। अगर ये लिखा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अनंत हल हैं। इसके कितने हल हैं, अनंत हल हैं, यानी कि अपरिमित, जिसकी कोई परिमित है, कोई लिमिट है ही नहीं, बहुत सारे अपरिमित हल या अनंत हल या बहुत सारे हल, कुछ जो तुम कहना चाहो है, ये रेखाएं संपाती होंगी। अब चीजें ये समझना, संपाती रेखाएं, ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ये कैसी होती है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है। ठीक, ये संगत हल है, ये भी संगत हल है, इंडिपेंडेंट है। अब बात ये होती है तीसरे वाले की, ये होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब है कोई हल नहीं, हल नहीं यानी कि समांतर रेखाएं होंगी। अब चीजें समझना है, यहाँ पर कोई हल नहीं होगा यानी कि असंगत। देखो संगत का मतलब होता है एक साथ, संगत का मतलब क्या होता है, एक साथ, और जब दोनों एक साथ है ही नहीं तो वो असंगत हो गए। अब चीजें समझना है, ये चीज तो तुमने समझ ली, इसकी चीज समझना है। ये चीज अपरिमित हल का मतलब ये होता है कि सपोज दैट एक लाइन ये है, ये हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1, एक लाइन ये हो गई। और संपाती मतलब होता है उसी के ऊपर, जैसे कि समझना, ये दो मार्कर हैं तुम्हारे पास, अगर इनको हम कहें कि ये एक लाइन का ये है, एक लाइन का ये है, ठीक, ये है लाइन, एक लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये एक हल रखते हैं तो ये ऐसे होंगे, चीजें समझ, तो कहा जाएगा कि इन दोनों का एक ही हल है, यानी कि वो एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दोनों पर स्थित है, उसे बोलते हैं यूनिक हल या एक हल, यानी संगत हो। तो ये पहला वाला a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकेंड नंबर का मतलब होता है कि अगर ये है तो इसका परिमित हल मतलब जैसे ये दोनों मार्कर एक दूसरे के ऐसे टच हो गए, ठीक, दोनों ऐसे टच हो गए, तो देखो एक के ऊपर एक हो गए इस तरह से, इसका मतलब होता है परिमित हल। अब जो इस पे होगा पॉइंट वो इस पे भी पॉइंट होगा, क्योंकि एक दूसरे के अंदर समा गए ऐसे। सपोज दैट एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसा के रख दो इनको, दोनों एक दूसरे के अंदर ऐसे समा गए, ठीक, देखने पर पता चले एक ही है। अभी यहाँ से दो दिख रहे हैं तुमको, लेकिन हम इसको इसके अंदर ऐसा घुसा दें, यानी एक दूसरे के अंदर ऐसा सेट हो जाए कि इससे ये पता चलता है कि ये एक ही है मार्कर, ठीक, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाई करके, तो वो होते हैं अपरिमित हल यानी संपाती, यानी दोनों का एक ही पाथ है, रास्ता एक ही संपाती, इस तरह के हो गए, ठीक, एक एक के अंदर, या ऐसे जैसे कि ये है इसका कैप, ये कैप अभी अलग अलग है ना, संपाती मतलब ये ऐसे फिट हो गए, देखो एक ही हो गए दोनों, इस तरह समझ सकते हो। या जैसे कि रिफिल वाले पिन होते हैं उसके अंदर रिफिल पड़ जाती है,
तो दोनों एक ही दिखाई देते हैं तो वो संपाती, कुछ भी समझ लो, यानी कि वो एक दूसरे पे ऐसे टच हो जाते हैं, एक दूसरे पे एकदम घुल मिल जाते हैं। तो जब इस पे ऐसे हो गए तो जो पॉइंट इस पे होगा वो इस पे भी होगा, आर पार करके निकाल दिया हमने, इस पे भी हो गया, या ऐसे कर लो, ठीक, दोनों पे होंगे, या ऐसे इनको जोड़ दिया, ऐसे सपोज तुम ये मानो ये सबसे अच्छा तरीका, ऐसे इस ये दोनों आए और ऐसे एक दूसरे के अंदर ऐसे घुस के आर पार निकल गए, तो देखो संपाती हो गए, दोनों का एक ही रास्ता है, इतना समझे। अब ये आती कोई हल नहीं, कोई हल मतलब क्या हो, जब ये दोनों अलग अलग ऐसे हो जाए तो जो पॉइंट इस पे होगा वो क्या इस पे होगा, नहीं होगा ना, दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों अलग अलग कब हो सकते हैं, जब वो अगर थोड़े से भी तिरछे हैं तो इनको आगे बढ़ाते जाओगे कट जाएगी रेखाएं, जब वो समांतर होंगे पैरेलल होंगे तो इनको अनंत तक तुम बढ़ाते चले जाओ, लेकिन इनके बीच की दूरी सेम रहेगी। जैसे रेलवे ट्रैक देखा, रेलवे ट्रैक हमेशा पैरेलल होते हैं एक दूसरे को, वो एक दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को, तुम बोलोगे सर गाड़ी तो इधर से उधर हो जाती है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में हो जाती है, लेकिन वो करने के लिए हमें एक दूसरी लाइन को उसमें जोड़ना पड़ता है। जो लाइन सीधे आती हैं वो हमेशा पैरेलल लाइन होती है, उन दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए, नहीं इधर उधर करने के लिए हमें एक तीसरी लाइन की जरूरत होती है, वो हम इस तरह से जोड़ के निकालते, तो वो लाइन पैरेलल होती, कभी जुड़ती नहीं एक दूसरे से। तो ये है, इसका कोई भी हल नहीं है, ये समांतर चीजें हैं, इसका कोई हल नहीं, यानी कि जो पॉइंट इस पे होगा वो इस पे नहीं होगा, तो ये समांतर कहलाती है, ये सब में पैरेलल लाइन होती है। तो आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी, यानी कि एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ठीक। अगर इसको मान लें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसको मान लें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक। ये यानी कि इस पर हम दूसरी लाइन भी, इसका मतलब ये होता है कि लाइन ये और इसके ऊपर दूसरी लाइन भी ये हमने चला दी इस तरह से, एक दूसरे को ऊपर समा गई, बोले हम तुम्हारे बिना नहीं जीवित रहेंगे, तुम हमारे बिना नहीं जीवित, एक दूसरे से इतना प्यार है तो वो संपाती हो जाती है, यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक। तो आशा करता हूँ कि ये चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी, ठीक। तो ये कैसे पता करते हैं कि लाइन समीकरण के कितने हल हैं कितने हल नहीं, ये ग्राफ का मेथड है, ठीक। ये ग्राफ मेथड में आता है, तुमसे पूछा जा सकता है इस बारे में। तो ये चीजें हैं, ठीक। समीकरण इस फॉर्म में तुमको दिया जाएगा, तो आशा करता हूँ तुम्हें ये चीज समझ में आएगी, समीकरण क्या होता है वो भी तुम्हें पता चला होगा, ठीक है। और युग्म क्या होता है, लीनियर यानी रैखिक चीजें क्या होती हैं, वो सारी चीजें तुम्हें पता, हल क्या होते हैं यानी सोल्यूशन या हल क्या होते हैं वो भी तुम्हें पता चला होगा, ठीक। समझ में आया होगा, ठीक। अगर समझ में ना आया तो कमेंट में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में, आपके लिए तो बनाया है कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने, तो उसका इस्तेमाल करो, तो ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक। अब एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। चलो ये चीजें हैं, मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, ठीक। इन 3 एग्जांपल को हल कराकर मैं अपना चैप्टर यहीं समाप्त करूंगा। इस वीडियो को बस ये चीजें बता सकते हैं, वीडियो यहीं से खत्म हुआ, एक्सरसाइज कल से पढ़ेंगे, ये बेसिक चीजें थी, इंट्रो था एक तरह से, ठीक। तो देखो ये चीजें 1 से 2 समीकरण, ये है एक, ये दूसरा ये, फिर ये और ये। अब इसमें तुम्हें ये बताना है कि ये समीकरण के कितने हल हैं और कौन से संगत और कौन से असंगत नहीं है, ठीक। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था, अगर समीकरण के हल हैं फिर वो चाहे एक हो या एक से अधिक हो, वो चीजें संगत होती हैं। संगत हो वो साथ हैं, कहीं ना कहीं पे साथ है। संगत का मतलब किसने कहते हैं कि जिसकी जैसी संगत होती है वो इंसान वैसे ही हो जाता है। तो संगत का तो होता है साथ, और साथ का मतलब मिलना होता है। तो अगर एक हल है तो वो कहीं ना कहीं तो मिल रही है, यानी कि वो संगत है किसी एक पॉइंट। इसके तो बहुत सारे हल हैं, तो ये तो ऐसे ही है, यानी कि ये भी संगत है। इसमें क्या है, दोनों अलग अलग है, यानी कि इनका कोई साथ नहीं है, दोस्त नहीं है, तो ये असंगत होगा। यानी कि दोस्ती है, चाहे वो दोस्ती कच्ची हो या पक्की हो, वो दोस्ती तो दोस्ती कह जाएगी, कच्ची पक्की कुछ भी हो। और दोस्ती नहीं है तो फिर वो नहीं है। तो इनमें तो दोस्ती मिलेगी तुम्हें, ये तो जिगरी दोस्त है, लंगोटिया यार, इनको लंगोटिया यार बोलेंगे, क्योंकि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इनको साथ साथ ही रहना। तो ये तो संगत है, ये लंगोटिया यार नहीं है, लेकिन हाँ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिलते हैं, कहीं किसी न किसी बात पे एग्री करते हैं, यानी साथ रहते हैं, तो दोस्त तो हैं, ठीक। ये दोनों अलग अलग है, यानी कि ये दोस्त नहीं है, यानी इनकी संगत नहीं, तो संगत नहीं तो कैसे होंगे, असंगत। तो अगर ये रिलेशन आ रहा है तो वो असंगत है, और ये रिलेशन आ रहा है तो संगत है, लेकिन ये डिपेंडेंट संगत होते हैं। एक
अगर डिपेंडेंट संगत का मतलब क्या होता है कि अब चूंकि इनको रहना है साथ साथ, अभी ये मान लो सपोज दैट गाँव में है तो दोनों साथ हैं, अब एक कहीं बाहर गया तो दूसरा भी बाहर जाए, क्यों? क्योंकि वो बाहर जा रहा है, तो ये बोलते हैं आश्रित। एक के एक्शन पे दूसरे का एक्शन अगर डिपेंड करता है तो वो आश्रित। हमेशा इनको रहना साथ में ही है। अब एक को कोई काम पड़ गया, बोला नहीं मैं तो कानपुर जाऊंगा, अब कानपुर जाएगा तो अब ये इसको तो छोड़ नहीं सकता दूसरा वाला, भाई दो समीकरण है, एक दूसरा वाला छोड़ नहीं सकता, तो दूसरा छोड़ेगा नहीं तो मजबूरी उसकी उसके साथ जाना चाहिए, उसको तो वहाँ काम करने जाना ही। तो ये होते हैं आश्रित, यानी एक दूसरे पे आश्रित है, वो जैसा करेगा वैसे उसको करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये आश्रित वाला। लेकिन संगत ये भी यानी हल है तो संगत है। तो ये बात समझ में कि संगत और असंगत क्या होता है, चीजें समझ में आएंगी। अब चीजें यहाँ से देखो, हल निकालने के लिए कितने हल है कितने हल नहीं है, संगत है या असंगत, उसके लिए हमें ये निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि समीकरण के कितने हल हैं। एक्स वाई के मान पूछे तो बात अलग की, अभी हमसे एक्स वाई का मान नहीं पूछेगा, अभी हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि कितने हल हैं, तो हल तो हमें यहाँ से पता चल जाता है। संगत है या असंगत वो भी यहीं से पता चल जाता है, तो निकाल लेते हैं। तो तुम्हें पता है कि a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यानी कि ये पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से, तो a1 की वैल्यू कितनी है, पहले समीकरण को देखो, a1 अपान a2 बराबर, a1 की वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक 1 और a2 की वैल्यू 3 हो गई, ये है ना। चलो ये हो गई। अब b1 अपान b2 निकाल लें। ये देखो a1 a2 क्या होते हैं, x के गुणांक, यहाँ लिखो a1 एंड a2 ये होते हैं x के गुणांक, b1 एंड b2 ये होते हैं y के गुणांक, और c1 c2 ये होता है अचर पद। अचर पद यानी कि 1 2 3 4 5, अचर मतलब जिसकी वैल्यू ना बदले, तो इसका मतलब वो 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 की वैल्यू बदलती नहीं कभी, तो वो अचर पद होता है, यानी कि नॉन वेरिएबल। ठीक, तो a1 अपान a2 एक्स का गुणांक, तो यहाँ का एक्स गुणांक 1 और यहाँ का 3 है। देखो वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, अगर पॉजिटिव नहीं तो हम साइन के साथ लेंगे, तो ये एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक ये रहेगा। अब b1 अपान b2 कितना है, -2 है ना, यहाँ होता प्लस है, क्या होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये क्या है -2। ठीक, इसके बाद यहाँ कितना है 4, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रख देंगे 4। ठीक, यानी कि ये वैल्यू कितनी है -1/2। तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यहीं से पता चल जाए, सी निकालने की जरूरत कोई नहीं है, a1 अपान a2 इसके बराबर नहीं, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, पहला वाला, ये वाला, यानी कि कैसा है हल, कैसे है संगत हल है, संगत हल है, हल है संगत और अद्वितीय, सिर्फ और सिर्फ एक हल है, यूनिक हल या एक हल कुछ भी ले सकते हो। पता चला कैसे निकाला, वो चीजें समझ में आई किस तरह से निकालते हैं, ये कंपैरिजन में। इसी तरह से दूसरे में देखो, यहां से a1 अपान a2 निकाल लिया, 2/4 यानी कि 1/2 आया। इसी तरह से b1 अपान b2 निकाल लिया, जब b1 अपान b2 निकालेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ कितना 6, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। चलो दो चीजें बराबर आई, यानी कि अभी और निकालना है, तो तीसरी चीज कितनी है -9 18, c1 अपान c2 कितना, c1 अपान c2 -9 बटे -18 बराबर 1/2। ठीक, तो ये देखो यहाँ a1 अपान a2 की वैल्यू जितनी है उतनी b1 अपान b2 कितनी c1 अपान c2, यानी कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और क्या लिखा अनंत हल, जब तीनों बराबर हो जाए तो ये होता है दिए गए समीकरण के अनंत हल, यानी अपरिमित हल, अनंत हल। और कैसे हैं, संगत आश्रित संगत हल है, संगत हल है। ठीक, संगत तो है, हल है तो संगत है। ठीक, अगर हल नहीं है, ये वाला जब
कॉम्बिनेशन बनेगा तो असंगत होते हैं, वो साथ नहीं रह रहे हैं। अब तीसरे की वैल्यू है, बात तीसरे की आ रही है, ठीक। तीसरी देखो, तीसरे में देखो A1/A2 कितना है, यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी, 1, और यहाँ पर कितनी, 2, यानी कि 1/2। चलो अब B1/B2 देखो, B1/B2, यहाँ B1 की वैल्यू 2 है और यहाँ B1 की वैल्यू 4 है, यानी कि 2/4 बराबर 1/2 है, ठीक। अब हम देखते हैं C1/C2। देखो ये वैल्यू जैसे मैंने 1/2 रखी, फिर ये रखी, इसके आगे फिर हमने 1/2 रख दिया। नहीं तुमको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर नीचे 1/2। यहाँ तो जगह कम इसलिए सामने सामने लिख दिया, लेकिन तुमको ऐसे लिखना B1/B2 की वैल्यू ये आई, और अगर ये सॉल्व हो रहा तो उसको नीचे इक्वल के साइन के सामने इक्वल का साइन होना चाहिए। ये लगाने का तरीका होता है अगर पेपर में नंबर अच्छे लाने हैं। C1/C2 यानी कि -4 और -12 है, -4 और -12 बराबर कितना होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 का बराबर यानी कि 1/3। यहाँ तक तुमने चीजें देखी होगी कि A1 और A2 की वैल्यू बराबर है, लेकिन C1 C2 की बराबर नहीं है, यानी कि हमारी वैल्यू आई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। बोलो, ये A1/A2 के, ये B1/B2 और ये C1/C2, इनकी तो 1/2 है, लेकिन इसकी नहीं 1/2, यानी कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, असंगत है। समीकरण कैसे हैं, असंगत है, कोई हल नहीं तो संगत है, नहीं वो साथ साथ नहीं रह रहे हैं, ठीक। तो चीजें समझ में आई होंगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि हम कैसे समझते हैं कि हर चीज, एक छोटी से छोटी चीज जो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें ये चीज नहीं पता होगी, वो हमने एक से छोटी चीज तुमको बताई है, ठीक। तो आशा करता हूँ कि चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए तुम लोग क्या करो कि समझ गए होगे ना, ठीक है। समझदार हो, नहीं समझदार तो चलो बोल देता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल क्या है, वीडियो देख रहे हो तुम्हें नीचे लिख के आ रहा होगा, और नहीं तो कोने पे तुम्हें लिखा मिला है, दिख रहा है ना, बस इसको, ये अपना चैनल है, सपोर्ट करो इसको। और चीज़ें अगर तुम्हें पढ़नी इसी तरह से कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़नी है तो वीडियो को, चैनल को जरूर सपोर्ट करना, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक।